राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की हमारी सीरीज चल रही है। पीवाईक्यू की सीरीज जो कंटिन्यू आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो दोस्तों। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो ये 11 नवंबर 2020 का पेपर है जो कि शिफ्ट 1 का है। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं के आधार पर इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करिए दोस्तों आप यकीन रखिए 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 6 तारीख से लगभग नेट जेआरएफ के सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। मेरा 11 को है, लेकिन 6 तक मैं आपको इतने पीवाईक्यू करा दूंगा हर ईयर के। आप घबराइए मत, एकदम रिलैक्स होकर बस वीडियो देखिए। जितनी भी क्लास हैं आप प्लेलिस्ट जाके पूरी क्लास चेक कर लें, ताकि आपकी सारी टॉपिक्स कवर हो जाएँ, सारे पीवाईक्यू की वीडियो कवर हो जाएँ। तो देरी न करते हुए चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पर। मैंने आपको बताया आपकी एक तालिका आती है जिससे 5 प्रश्न आते हैं, गद्य से 5 प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर के 5 प्रश्न आते हैं दोस्तों, और आपके अभिकथन और तर्क असर्शन रीजन वाले प्रश्न आते हैं, और आपके कथन 1 कथन 2 वाले प्रश्न आते हैं, और आपके दोस्तों नंबर सीरीज जरूर आती है, ब्लड रिलेशन, इन सबको ध्यान में रखते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे तालिका में सोमवार से शुक्रवार के दौरान 5 प्रिंटरों ए से ई द्वारा मुद्रित प्रश्नों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों से 1 से 5 के उत्तर दें। तो दोस्तों प्रिंटर और दिन दिए हुए हैं ABCDE, और दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यहाँ पे दोस्तों संख्या दी हुई है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब भी आप तालिका को करें तो जो वो प्रश्न में पूछे बस वही देखें तालिका में, आपका तुरंत आंसर निकल के सामने आ जाएगा। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाली वीडियो में आपको पेन से सॉल्व करके करा सकूं, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, आपका भी समय बहुत जाएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूं जिनसे मैं स्वयं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं तैयारी कर रहा हूं। तो आपको भी पता है दोस्तों कि जब मैं स्वयं तैयारी कर रहा हूं तो मैं भी चाहूँगा मेरा इसी बार JRF निकल जाए, ताकि अगली बार मुझे इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देने पड़े। तो सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मिलाकर प्रिंटर C द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या क्या है। उसने क्या क्या बोला, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 4। सोमवार मंगलवार छोड़ दीजिए, 25, 22, 32, 36 चारों को प्लस करिए और भाग दे दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो उत्तर आएगा वो आपका औसत हो जाएगा। तो ये आपका औसत हो गया 34.25। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, आप इनमें बिल्कुल भी मत घबराइएगा। चलिए, सभी 5 दिवसों को मिलाकर कौन से प्रिंटर ने 30 से सबसे क्रम पृष्ठों का मुद्रण किया है। BCDE। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं क्वेश्चन में। तो प्रिंटर B को सभी 5 दिवसों को मिलाकर प्रश्नों का मुद्रण, सबको प्लस कर लिया। जिसका कम आएगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो हमारा सही उत्तर है प्रिंटर D। क्या पूछा है वो देखिए, सबसे कम उत्तर तो ऑप्शन में हमारा जो है वो है प्रिंटर D। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्योंकि वो तीसरे से पूछ रहा है, सबसे कम नहीं पूछ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप सबसे कम वाला अभी आप सर बोलने लगते हैं कि सर 112 सबसे कम है, नहीं, वो तीसरे पे पूछ रहा है, तो तीसरे पे है प्रिंटर D। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी 5 दिवसों के मुद्रण में प्रिंटर D द्वारा मुद्रित पृष्ठों को कितने प्रतिशत प्रिंटर E ने मुद्रित किया है। 75%, 80% और 82% और 85%। तो दोस्तों जो उत्तर B है वो हमारा सही उत्तर है 80%। सभी 5 दिवसों के मुद्रण में प्रिंटर D द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या 140 है। सभी 5 दिवसों के मुद्रण में प्रिंटर E द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या 112 है। अतः अभिष्ट 112/140 इंटू 100 80% हो गया। ये हम पहले ही निकाल चुके थे क्वेश्चन 2 में। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसे वीडियो कंटिन्यू देख सकें। और भी हमारी क्लास चल रही है UPSI UP कांस्टेबल के लिए भी, तो उनको आप देख सकें। और दोस्तों मैं आपसे ये और कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो सकें। हम चाहते हैं कि इस 6 तारीख तक जो है हमारे 5 के सब्सक्राइबर आप करा दें, ताकि हमारा भी मनोबल और बढ़े और हम ऐसे ही और आपके लिए कंटेंट लाते रहें।
प्रिंटर ई द्वारा सोमवार को मुद्रित पृष्ठों और प्रिंटर डी द्वारा बुधवार को मुद्रित पृष्ठों के बीच अनुपात क्या है? तो प्रिंटर ई का सोमवार ये देखिए ई का सोमवार और प्रिंटर कौन सा दे रहा है? डी का बुधवार, तो प्रिंटर डी का बुधवार। यहाँ आप देख लीजिए ये है 40, सोमवार है 25। अब यहाँ पर रेशियो निकाल लीजिए, इनको डिवाइड दे दीजिए, जो क्या है वो आपका रेशियो निकल आएगा 25:40, 5:8। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 5 दिनों में सभी प्रिंटरों द्वारा प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? 678, 686, 698 और 708। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है 698। सभी 5 दिवसों में प्रिंटर द्वारा मुद्रित प्रश्नों की संख्या 25। तो ये हमने पांचों का पहले टोटल किया और फिर उन पांचों का जो टोटल आया उसका भी टोटल कर दिया। यहाँ दोस्तों आपके देखिए 5 प्रश्न मेरे सही हो गए 6 मिनट में। चलिए अगले व्याख्या सहित मैं बता रहा हूँ, तो 6 मिनट में मेरे 5 प्रश्न सही हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है। अनुशासित अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित विचारों का अग्रसरण, साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। मान्यताएं एवं मूल्यों को स्थापित करना जो अभिवृत्ति परिवर्तन की ओर ले जा सके। उन विचारों में सहचर्य बनाना जो परस्पर भिन्नता एवं अभिन्नता रखते हों। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बी। आइए जानते हैं बी क्यों सही उत्तर है। चलिए, प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है का अवसर प्रदान करता है। शिक्षण प्रशिक्षण एक त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र तथा पाठ्यक्रम अंतःक्रिया करते हुए अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की रुचि, योग्यता और निपुणता में वृद्धि की जाती है। चलिए दोस्तों, गहने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है? संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और विभेदन अधिगम। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। गहने के अधिगम सिद्धांत में विभेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है। गहने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 स्तरों का प्रतिपादन किया है, जिसमें सबसे ऊपर समस्या समाधान अधिगम तथा सबसे नीचे सांकेतिक अधिगम आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है? शैशवावस्था के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान, और है दोस्तों आपका किशोरावस्था के दौरान और पूर्व किशोरावस्था के दौरान। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान। हम जानते हैं क्यों ये सही उत्तर है। अधिगमकर्ता के विकास की किशोरावस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। किशोरावस्था 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास तीव्र गति से उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। इस अवस्था में किशोर स्थूल माध्यम से सीखने या जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह सूक्ष्म प्रत्ययों की सहायता से काम करता है और उसी के माध्यम से सीखता, जानता तथा अभिव्यक्त करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। एक पूरक के रूप में अभिक्रमित अनुदेश सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिमाणों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता से भरपूर है। कथन 2, आईसीटी का अनुप्रयोग यदि न्याय संगत के रूप में किया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रणालियां प्रभावी और कुशल बन जाएंगी। तो दोस्तों इनके जो ऑप्शन हैं वो हमेशा विकल्प हमेशा एक समान रहते हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो उत्तर ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 सही है, एक पूरक के रूप में अभिक्रमित अनुदेश सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता से भरपूर है, क्योंकि इस प्रकार के अनुदेश सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाता है
जिसके पश्चात उसे श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, अतः परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दो कथन, आपका अभिकथन और तर्क आ गए। अभिकथन को इंग्लिश में कहते हैं असर्शन और तर्क को रीजन। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में मानक संदर्भित जो जांच एनआरटी तथा निकष संदर्भित जांचों दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए। तो आर है अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक, साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि कर का स्तर जानना चाहेंगे जो निर्धारित निष्कर्ष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगा। तो दोस्तों यहाँ निष्कर्ष नहीं है, ये निष्कर्ष होगा। तो इनके भी दोस्तों जो विकल्प हैं, ऑप्शन हैं, वो हमेशा से एक समान सेम रहते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो उत्तर ए जो है वो दोस्तों सही उत्तर है। उत्तर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन ए सत्य है। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में मानक संदर्भित जांच एनआरटी तथा निष्कर्ष संदर्भित जांच सीआरटी दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए। तो ए है आपका मानक संदर्भित जांच, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एनआरटी, निष्कर्ष संदर्भित जांच, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, और सीआरटी प्रक्रिया संदर्भित जांच, प्रोसेस रेफरेंस टेस्टिंग। ये एनआरटी इसमें जहां मानक योग्यता संबंधित जांच के अंतर्गत व्यक्तित्व योग्यता, व्यावसायिक प्रवृत्ता, व्यावसायिक अभिव्यक्ति एवं अभिरुचि विषय में प्रवीणता तथा शिक्षण के प्रति रुझान आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शोध की निम्नलिखित में से किस विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती है? तो दोस्तों शोध अभिव्यक्ति से ये प्रश्न है, और आप जब पीएचडी करेंगे, नेट जीआरई प्रोफेसर बनेंगे, तो शोध के प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक है और शोध के प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये है आपका विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, प्रयोगात्मक विधि और कार्योत्तर विधि। तो उत्तर बी जो है वो दोस्तों सही है, ऐतिहासिक विधि। शोध की ऐतिहासिक विधि हिस्टोरिकल मेथड में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती हैं, क्योंकि ऐतिहासिक विधि में निरीक्षण की प्रतिपदा विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हो चुका है उसे दोहराया नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध के लक्षणों की पहचान कीजिए। शोधकर्ता वर्तमान अथवा विगत की स्थितियों में निगमन रहता है। शोधकर्ता अध्ययन से असंलग्न रहता है ताकि वह पूर्वाग्रह से बच सके। संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है। यह तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन पर आधारित है। यह एक विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल ए, सी और ई, केवल सी, डी और ई। तो सी जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है, केवल ए, सी और ई। आइए हम नीचे जान लेते हैं। गुणात्मक शोध के लक्षण इस प्रकार है। शोधकर्ता वर्तमान अथवा विगत की स्थितियों में निगमन रहता है। संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है। यह एक विकासशील शोध अभिकल्प या अनुप्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 प्रतिचयन विधि दर्शाती है, जबकि सूची 2 विवरण उपलब्ध करवाती है। सूची 1 है प्रतिचयन विधि, सूची 2 है विवरण। स्तरित प्रतिचयन, समूह प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन और विमात्मक प्रतिचयन। तो इनके विवरण इस तरफ दिए हुए हैं दोस्तों। हम यहाँ पे आपका उत्तर में कोड दिए होंगे, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। हम यहाँ व्याख्या पढ़ते हैं तो डी यहाँ पे सही है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो उत्तर डी को हम यहाँ सूची को हम जान लेते हैं। स्तरित प्रतिचयन, प्रत्येक इकाई को चुने जाने के लिए स्वतंत्र एवं समान अवसर हैं। समूह प्रतिचयन, इकाइयां समूह हैं और अक्षुण्ण रूप से चुनी जाती हैं।
व्यवस्थित प्रतिचयन n/n द्वारा प्राप्त अंतराल का प्रयोग करके सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें n इक्वल टू कुल और स्मॉल n इक्वल टू वांछित उपकुल है। विमात्मक प्रतिचयन यथा परिभाषित लक्षणों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इकाइयों सदस्यों का चयन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ इसका स्पष्टीकरण भी दिया है, आप चाहो तो वो भी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको स्वयं एक बार पढ़ सकते हो रोक के। तो यहाँ पे आपका चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन है हमारे, मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता एवं सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोध आचार का अनुपालन करना होगा। कथन 2 है, शोध में ICT तथा उसका अनुप्रयोग जहाँ कहीं विसंगतियों को बढ़ाया है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। ये ऑप्शन मैंने आपको बताए थे ऐसे ही रहते हैं। तो कथन 1 सही है, 2 नहीं है। मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता कथन 1 दोस्तों सही है। कथन 2 पर जानते हैं क्यों सही नहीं है। असत्य है, शोध में ICT तथा उसका अनुप्रयोग जहाँ कहीं भी हुआ है, इसने अनुसंधान कार्य में आचारगत विसंगतियों को बढ़ाया है। यह कथन तार्किक प्रतीत नहीं होता है। ICT के अनुप्रयोग ने अधिकतर शोध नैतिकता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जैसे इसने शोध चोरी पर रोक का कार्य किया है, जिससे प्रदत्तों के संकलन में ईमानदारी बढ़ी है। शोध की जांच के लिए सॉफ्टवेयर जैसी पद्धतियों शोध को परखती नजर आती है। इस तरह कथन 1 सही है। चलिए आपका अभिकथन और तर्क। अपेक्षित संवर्धन एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए आशय से परिस्थितियों का पुनः अनुवीक्षण भी शोध का प्रयोजन होता है। कथन आर, क्रियात्मक अनुसंधान शोध का वह स्वरूप है जो बुनियादी तौर पर परिस्थितियों में सुमन्नति लाने की ओर उन्मुख होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो आपका दोस्तों इनके ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। दोनों जो वाक्य हैं वो एकदम सही हैं। चलिए, कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि उसका यह परिणाम हो: विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान, ऊर्ध्वाधर अविकल्प संप्रेषण, बैकरूम अधिगम और प्रतिपुष्टि हेतु न्यूनतम अवसर। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान। कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को इस प्रकार के विनियमित किया जाना चाहिए जिससे विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान हो। कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत छात्र अध्यापक क्रियाशीलता अत्यंत आवश्यक है। अतः कक्षा के अंतर्गत आने वाली बाधाओं तथा शिक्षण विधियों का उचित चुनाव आवश्यक है, जिससे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाठ बच्चों के मस्तिष्क को प्रभावित करे। वस्तुतः यह भी आवश्यक है कि पाठ रुचिकर हो। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषय पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं? ए, अवसंरचना, कार्यशील स्मृति, चेतन अभिज्ञा, यश टैक्स, मानसिक असहमति। तो नीचे दिए गए विकल्प हैं दोस्तों आपके बी, केवल बी, सी और डी। कक्षा में अधोलिखित प्रतिबंधों के कारण कुछ विषय पर बातचीत करना आसान होता है: कार्यशील स्मृति, वर्किंग मेमोरी, चेतन अभिज्ञा, कॉन्सिक्यूस अवेयरनेस, यश टैक्स और कार्यशील स्मृति एक सीमित क्षमता वाली संज्ञात्मक प्रणाली है जो सिर्फ अस्थायी अल्पकालिक रूप से जानकारी रख सकती है। कथन 1 है दोस्तों, शैक्षणिक परिस्थिति में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य है। कथन 2 है, मधुर सामूहिक कॉर्पोरेट बातचीत अध्यापक के दोषों को छिपा लेती है और दीर्घकाल में उसे लोकप्रिय बनाती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों सही उत्तर है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है। तो कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सही है। तो सी जो है वो आपका दोस्तों सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंचार में
चयनात्मक के चरणों की सही क्रम पहचानिए। उद्भासना, अवरोधन, अभिव्यक्तिक परिवर्तन, अवबोधन, अवधान। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है। हम यहाँ जान लेते हैं उद्भासन, अवधान, अवबोधन और अवरोधन और अभिव्यक्तिक परिवर्तन। एक यहाँ पे होगा नहीं। चलिए, एक्सपोजर, अटेंशन, परसेप्शन। इंग्लिश में आपका, इंग्लिश में, हिंदी में याद ना रहे तो एक्सपोजर, अटेंशन, परसेप्शन, रिटेंशन और एटीट्यूडल चेंज। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। क्रियाकलाप और प्रकार। गैर मौखिक संप्रेषण किसी व्यक्ति के स्वयं के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। श्रवण व्यक्तिक संप्रेषण का अधिक स्थान लेते हैं। तदनुभूतिक वार्तालाप संदेशों के अवंतर में संप्रेषण द्वारा प्रतिलंबन प्रतिबल प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी आपका सही उत्तर है। हम यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं आमने सामने। गैर मौखिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्यक्तिक संप्रेषण का अधिक स्थान लेता है। श्रवण लिसनिंग संदेशों के अभ्यांतर में सहायक होता है। तदनुभूतिक वार्तालाप दूसरों के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखना। एम्पैथेटिक कन्वर्सेशन संप्रेषण द्वारा प्रतिबल प्रबंधन। स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति के स्वयं को आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप अपना पेन पेपर निकाल के रखें तो आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे ये सॉल्व करने में। 6 लड़कियां हैं ABCDEF, एक पंक्ति में खड़ी हैं। D और F के बीच में केवल B खड़ी है। ठीक है दोस्तों, 6 एक लाइन में खड़ी हैं और D और F के बीच में कौन खड़ा है? B खड़ी है। और A और F अथवा D बगल में नहीं, C D के बगल में नहीं और A और C के बीच में E खड़ी है। तो आपके जो ऑप्शन है B और C के बीच में केवल F खड़ी है। आप जब इसको दोस्तों किससे करेंगे, जब पेन और पेपर लेके करेंगे ना तो ये तुरंत हो जाएगा। A और F के बीच में C खड़ी है। कौन कौन से सही हैं? D और A के पंक्ति के दोनों छोर पर खड़ी हैं। F और A के बीच केवल E खड़ी है। D और F के बीच में केवल B खड़ी है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं तो B जो ऑप्शन है इन्होंने सही किया है। A, C और E सत्य हैं। तो क्या है आपका A, C और E? E क्या है? D और F के बीच में केवल B खड़ी है। और C क्या है? D और A पंक्ति दोनों छोर पर खड़ी हैं। और A आपका ये रहा। A क्या है? B और C के बीच में F खड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि √4 ब्रैकेट में n = 256 तो √n का मान क्या है? ये आपका कैलकुलेशन का है दोस्तों। ये मैथ वाले बच्चे तो तुरंत कर लेंगे जो कि मैथ जानते हैं या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं साथ में। लेकिन जो लोग सिर्फ नेट JRF कर रहे हैं उन्हें इसमें समय लगेगा। तो व्याख्या को बड़ा ध्यान से देखिएगा। √4 की पावर n = 256 तो अंडर ब्रैकेट में 4 की पावर n = 4 की पावर 4। तो 4 की पावर n = 4 की पावर 4 का होल स्क्वायर और 4 की पावर n = 4 की पावर 8। तो n = आपका हो गया 8। √n = √8 = 2 एक व्यापारी अपने द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं पर 50% अधिक कीमत लिखता है और 20% की छूट देता है। इसके अलावा वह वस्तुओं का भार 20% कम तौलता है तो उसे कितना शुद्ध लाभ होगा? 20%, 25%, 40%, 50%। तो हम जानते हैं कैसे होगा दोस्तों। मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य 150 हो गया। छूट 20% की है और = 150 × 100/80 = 120। तो छूट के बाद मूल्य 120 × 100, अभिष्ट विक्रय मूल्य 120 × 100/80 = 150 रुपये। तो लाभ 150 - 100 50 रुपये और लाभ 50/100 × 100 = 50%। तो डी आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों। हमने परसेंट में आंसर निकाला। एक व्यक्ति 400 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। पेन और पेपर निकाल के रखिएगा दोस्तों, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उधर पेन चला दीजिएगा। एक व्यक्ति 400 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर में 400 मीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर 600 मीटर चलता है। जब बाएं मुड़ गया तो कितना चढ़ेगा? 600 मीटर। वह फिर बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? 400 मीटर पूर्व, 400 मीटर पश्चिम, 600 मीटर पश्चिम और 600 मीटर दक्षिण। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, 600 मीटर पश्चिम। प्रश्न अनुसार देखिए
क्या सबसे पहले वो 400 मीटर मुड़ा, फिर 600 मीटर किधर मुड़ा, बाएं, फिर 400 मीटर और फिर 600 मीटर। तो आपका वो कितना चला, 600 मीटर आपका सही उत्तर है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि व्यक्ति बिंदु से 600 मीटर पश्चिम दिशा में चला। देखिए ये आपकी अंतिम बिंदु है, ये जहाँ से उसने प्रस्थान बिंदु है जो 600 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। एक व्यक्ति अपनी नियमित चाल की 2/3 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। वह कार्यालय पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता है, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 45 मिनट। तो बी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, बी है आपका 60 मिनट। बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, बी है आपका 60 मिनट। प्रश्नानुसार S1 रेशियो S2 तो 2:3, T1 रेशियो T2 तो 3:2। प्रश्नानुसार 3 - 2 यूनिट इजक्वल टू 30 मिनट, 1 यूनिट इजक्वल टू 30 मिनट, तो 2 यूनिट इजक्वल टू 2 × 30 इजक्वल टू 60 मिनट। अतः सामान्य समय इजक्वल टू 60 मिनट। न्याय दर्शन में न्याय वाक्य के अवयवों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन और उपनय। दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपके पिछले PYQ में भी कराया, मुझे अभी तक याद है। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता हो कितने प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, लगभग कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो आप अभी जाके दोस्तों प्लेलिस्ट खोलें और सारी वीडियोस को देखना शुरू करें। आपने अभी तक बहुत सी वीडियो नहीं देखी हैं और इससे आपकी बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। तो दोस्तों यहाँ कोड दिए हुए हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो हम नीचे देखते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, क्योंकि इसके जो ऑप्शन हैं वो नहीं दिए हैं जो कि उत्तर बता रहा है। न्याय दर्शन में न्याय प्रकृति से निश्चित अवयव पदार्थों का तथ्य आवश्यक होता है। न्याय वाक्य के अनुसार अवयव में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन आते हैं। उपयुक्त किसी विकल्प में यह क्रम नहीं दिया गया। ये क्रम आप यहाँ देख लीजिए सही, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, हर बार नेट के पेपर में 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनके ऑप्शन दिया ही नहीं जाता और हम क्या करते हैं उसे भर के चले जाते हैं। तो वो यही देखना चाहते हैं कि आप पढ़ के आते हो कि नहीं आते हो। हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष में सजित हेत्वाभास को निम्नलिखित किस रूप में जाना जाता है? असिद्ध, सव्यभिचार, विरुद्ध और सत्य प्रतिपक्ष। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, सी है आपका विरुद्ध। हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष में सजित हेत्वाभास को विरुद्ध रूप में जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब हेतु का संबंध साध्य से न होकर साध्य भाव से होता है तो वहाँ विरुद्ध हेत्वाभास होता है। जैसे हवा भारी है क्योंकि वह खाली है, यहाँ खाली हेतु, शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतज्ञ है जबकि भारी साध्य है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों मैचिंग को ज़रा ध्यान रखिएगा, आपके 4 से 5 प्रश्न मैचिंग के आ जाते हैं और यही आपको नंबर दिलाएंगे। अगर आपको एक भी सुमेलन इनमें से आता होगा तो आप पूरी सही कर लोगे। ज्ञान अनुस्मरण है बर्कले, ज्ञान या तो विश्लेषणात्मक है या फिर संश्लेषणात्मक है। कांट, ज्ञान संश्लिष्ट प्रकारानुभव है। वूम, और ज्ञान बोध है या अबोध है और बोध ज्ञान है, तो यह है प्लेटो। दोस्तों ये राजनीतिक शास्त्र वाले बच्चे बड़ा आराम से कर लेंगे, बहुत ही आराम से वो ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपके कोड दिए हैं, कोड है डी। हम यहाँ नीचे देख लेते हैं। ज्ञान अनुस्मरण है प्लेटो, ज्ञान या तो विश्लेषणात्मक है या संश्लेषणात्मक है। हुम, ज्ञान संश्लिष्ट प्रकारानुभव है। कांट, ज्ञान बोध है या और बोध ज्ञान है बर्कले। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सार्वभौमिक नकारात्मक प्रतिज्ञप्ति में पदों को कैसे वितरित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। उद्देश्य पर वितरित होता है, विधेय अवितरित रहता है। उद्देश्य पर अवितरित होता है, विधेय पर वितरित होता है। दोनों पद वितरित होते हैं, उद्देश्य और विधेय कोई भी पद वितरित नहीं होते हैं। तो सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, दोनों पद वितरित होते हैं। सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। सार्वभौमिक नकारात्मक प्रतिज्ञप्ति यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन में पदों को उद्देश्य तथा विधेय दोनों पदों में वितरित किया जाता है। इसे ई अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे कोई उद्देश्य एस विधेय पी नहीं है। चलिए दोस्तों आपकी फिर से सुमेलन आ गई। संप्रत्य और दार्शनिक कौन थे इनके?
तो ये आपके राजनीतिक शास्त्र वाले बच्चे बड़ा आराम से कर लेंगे दोस्तों। मेरे देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो कोशिश कर रहा हूँ वो बस यही कर रहा हूँ कि आपको कुछ पहुँचा सकूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं ना तो कोई ज्ञानी हूँ, ना मुझे इतना ज्ञान है जितना आप लोगों को। मेरी अभी सीखने की उम्र है और मैं सीख रहा हूँ। हो सकता है मैं आगे जाके और भी सीखता रहूँगा। तो आपको अगर कोई त्रुटि हुआ करे तो आप मुझे बता दिया करिए, ताकि मैं उसको सही कर लिया करूँ। तो ये है आपका विशुद्ध तर्क के विरोध लाइबनिस, विरोधाभास का नियम कांट, स्पष्टता एवं विशिष्टता अरस्तु, पूर्व नियत सामंजस्य देकार्ते। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आपका कोड दिया हुआ है बी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। संप्रत्य और दार्शनिक, तो दोस्तों यहाँ पे विशुद्ध तर्क के विरोध कांट, विरोधाभास का नियम अरस्तु, स्पष्टता का विशिष्टता देकार्त और पूर्व नियत सामंजस्य लाइबनिस हैं दोस्तों। स्पष्टीकरण विशुद्ध तर्क के विरोध एंटीमोनीज ऑफ प्योर रीजन को इमैनुअल कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन के माध्यम से सामने रखा। दोस्तों ये बुक और याद कर लीजिए, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए दोस्तों आपके कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए। आप देखना 5 कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक पीवाईक्यू के सेट में। मुझे करते करते ये प्रश्न याद हो गए। संक्षिप्त आईसीपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट और इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। तो दोस्तों यह है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, कंप्यूटर के हर एक पीवाईक्यू में एक फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये वे कंपनियां अथवा निगम होती हैं जो कि टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं। बिट रेट क्या है? कंप्यूटर में भंडारित बिटों की संख्या, नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, यही आपका सही उत्तर होगा। नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या, ये आपका सही उत्तर है। नेटवर्क द्वारा कंप्यूटर में प्रति घंटे में भंडारित की जाने वाली बिटों की संख्या 6.0 हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित द्विधारी अंक। इंटरनेट की शब्दावली में बिट रेट का तात्पर्य बाइनरी डिजिट रेट से है। यह डाटा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। हर बिट में एक डिजिट होती है जो या तो 1 हो सकती है या 0, जिसका अर्थ यह है कि कोई डाटा 0 और 1 की फॉर्म में संग्रहित होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह प्रति इकाई समय में बिट की चाल को प्रदर्शित करती है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है, जिसके माध्यम से हम 256 अलग अलग अक्षरों को इंगित कर सकते हैं। सर्वप्रथम बिट डाटा के एनकोडिंग बेसिल बुचान और जॉन बैप्टिस्ट फाल्कोन 1762 द्वारा आविष्कार किए गए छिद्रित कार्ड में प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। आप देखिए कंप्यूटर का प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर का है। 2 आपके हो चुके, ये तीसरा चल रहा है। और जो टीचर्स आपसे बोलते हैं ना बड़ी बड़ी कोचिंग वाले, इस यूनिट से ज़्यादा आते हैं, उस यूनिट से ज़्यादा आते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ। ये पीवाईक्यू है, किसी यूनिट से एक भी प्रश्न ज़्यादा नहीं आया है। इंटरनेट पर ध्वनि एवं मल्टीमीडिया सत्रों की डिलीवरी की कार्यप्रणाली है टीसीपी, आईपी, यूडीपी, बीओआईपी और बातचीत। तो सी जो सही उत्तर है दोस्तों बीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक आईपी आधारित सेवा है जिसके द्वारा इंटरनेट नेटवर्क के प्रयोग से वॉइस या वीडियो कॉल संभव है। इस कार्य के लिए मोबाइल यंत्र पर ओटीटी ओवर द टॉप एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, स्काइप डाउनलोड करने पड़ते हैं। ये एप्लीकेशन ध्वनि तथा चित्रों संकेतों को डिजिटल डाटा में बदलकर इंटरनेट के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। वीओआईपी का प्रयोग वाईफाई से संबंध में किया जाए तो वो वाईफाई उसे कहा जाता है, जबकि इसका प्रयोग 4G नेटवर्क में किया जाए तो इसे वोल्टी कहते हैं। बेतार नेटवर्किंग के विषय में निम्नलिखित में से कौन से सही है? नेटवर्क को विस्तृत करना सरल है। आंकड़े तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित हैं। तारयुक्त प्रणाली से अधिक विश्वसनीयता है। तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा अधिक तीव्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। केवल ए, बी, सी और डी, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए, बी और सी। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, केवल ए और बी। ए क्या है? नेटवर्क और विस्तारित करना सरल है। बी है आंकड़े तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब यहाँ पे हमारी मैचिंग आ गई सूची 1 सूची 2। सूची 1 जो है कंप्यूटर सिस्टम के अवयव और सूची 2 में उनके उदाहरण हैं। देखिए ये आपका कंप्यूटर का 5वां प्रश्न है दोस्तों। मैंने आपसे बोला है कि लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ये आपका कंप्यूटर का 5वां प्रश्न है, आप स्वयं देख लीजिए। चलिए सूची निर्गत यंत्र आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, भंडारण यंत्र स्टोरेज डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, तो सी यहाँ सही उत्तर है। हम यहाँ पढ़ लेते हैं। निर्गत यंत्र आउटपुट डिवाइस होते हैं वे यंत्र होते हैं जिनका कार्य दिए गए निर्देशों के अनुसार निष्पादन करना, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित एवं संचालित करने के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक आधार उपलब्ध कराते हैं, जैसे विंडो 7, विंडो 8। भंडारण स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर को वह माध्यम प्रदान करते हैं जिसमें डाटा का भंडारण होता है, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से भिन्न होता है, जैसे MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। समझ गए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये जो 36वां क्वेश्चन आया है, मैंने आपने अगर मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपसे क्या कहा था कि मैं आज लिंक डाल दूंगा दोस्तों सारे वीडियोज़ के, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें कहा था कि आप मुझे बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही प्रश्न उसमें था और मैंने आपको कराया भी था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए एक बहुपक्षीय कोष स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पक्षकार उन विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है जिनकी ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों प्रति व्यक्ति खपत और उत्पादन किस निम्नांकित से कम होगी। 0.3 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, 1.0 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम। तो ए जो है वो आपका दोस्तों सही उत्तर है 0.3 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु वर्ष 1987 में अपनाया गया। इस समझौते में UNEP ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। CFC क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आप मुझे पता करके बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। निम्नांकित ग्रीन हाउस गैसों के गुणों की वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC12, CFC11, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ ग्रेटर स्मॉलर देन है, तो ये हमें बताना है। तो डी हमारा सही उत्तर है, ECDBA। हरित गृह गैस वातावरण में ऐसी गैसों का उत्सर्जन है जो प्राकृतिक तथा मानव जनित होती हैं। ये अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती हैं। मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है एवं तापमान में वृद्धि करता है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का वैश्विक तापमान वृद्धि क्षमता का घटता क्रम इस प्रकार है। SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड, CFC12, CFC11 और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम ABS निम्नांकित में से कौन सी स्थिति है जब इमारत बहुत पुरानी और लगभग गिरने वाली है? इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की स्थिति माफ करिएगा दोस्तों, परित्यक्त इमारत के कारण भय की स्थिति और आधुनिक सुविधाओं से रहित इमारत की स्थिति। तो दोस्तों जो बी उत्तर है वो आपका सही है, इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की स्थिति। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम SBS ऐसी स्थिति है जिसमें किसी बड़े भवन के रहवासी भवन में बिताए समय के दौरान तीव्र स्वास्थ्य समस्या का अनुभव करते हैं जिसे पीछे निश्चित रोग या कारण नहीं खोजा जा सकता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ है जो मुख्यतः नगर पालिका के ठोस कचरे, खतरनाक और मेडिकल कचरे के भस्मीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। कथन 2 है, डाइऑक्सिन और फ्यूरान प्रकाश रासायनिक धूम
कोहरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये जो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सही है। तो सी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है। सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। कथन 1 सही है। डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन एक समान रासायनिक संरचना को साझा करते हैं। ये सिंथेटिक कार्बनिक जैविक रसायन हैं। ये रासायनिक पदार्थ मनुष्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण में लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। ये हवा के माध्यम से लंबी दूरी तक गमन करने की क्षमता रखते हैं। एक डिश सोलर कुकर एनोडाइज्ड एल्युमिनियम शीट की परावर्तक सामग्री का बना होता है। इसकी परावर्तकता 50% से कम होती है। लगभग 0.6 किलोवाट विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य के अभिमुख रहता है। आयतित सौर विकिरण को सांद्रित करने के लिए परवलयीय डिश का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका जो सही है कि तली पर लगे बर्तन का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है बी, ए, सी और डी। आइए जानते हैं ए, सी और डी क्या है। एनोडाइज्ड एल्युमिनियम शीट की परावर्तक सामग्री का बना होता है। लगभग 0.6 किलोवाट विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य के अभिमुख रहता है। आयतित सौर विकिरण को सांद्रित करने के लिए परवलयीय डिश का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं गार्गी, मैत्रेयी, संघमित्रा, विश्वम्भरा और अपाला। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका सी, ए, बी, डी, ई। तो आप जान लीजिए गार्गी, मैत्रेयी और विश्वम्भरा और अपाला। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये कौन से काल की हैं। देखिए वैदिक काल की महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी, विश्वम्भरा और अपाला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली शीर्ष निकाय कौन सा है। आइए, यूजीसी, सीएबीई, एनएसडीए और एनआईईपीई। तो बी जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सीएबीई। सीएबीई कैप सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यह संगठन शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्यों को परामर्श देने वाला शीर्ष निकाय है। यह प्रथमतः वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था, किंतु वर्ष 1923 में इसे विघटित कर दिया गया। पुनः वर्ष 1935 से यह वर्तमान तक कार्यरत है। इस तरह की समिति का सर्वप्रथम बचाव 1917 से 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा रखा गया था। चलिए दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के संबंध में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा तथा निर्धारित मानदंडों का निम्नलिखित में से कौन से भाग हैं। पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, परिणामों को हासिल करने में सतत सुधार, अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, सुविधाएं और तकनीकी सहायता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल ABC, केवल ABD, केवल CDE, केवल DEA, B, केवल AB और D। तो दोस्तों ABD देख लेते हैं क्या है आपके। पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन और अनुसंधान, नवाचार और विस्तार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन में वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, इंग्लिश में दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना की गई। NAAC अपना कार्य मुख्य परिषद और कार्यकारी समिति के माध्यम से करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में NSQF क्षमता स्तर 8 निम्नलिखित में से किसके समकक्ष हैं। अवस्नातक, अर्नस्ट डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, एडवांस डिप्लोमा और डॉक्टरेट डिग्री। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, अवस्नातक अर्नस्ट डिग्री। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क योग्यता संबंधी फ्रेमवर्क है। सभी कौशल आधारित तथा व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में योग्यता तय करता है। यह लेवल 1 से
लेकर केवल 10 तक ग्रेड के रूप में होता है और योग्यता के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है। NSQF ऐसी डिग्री को दायरे में लाता है। इस संदर्भ में NSQF लेवल 08 में अब रस स्नातक या ऑनर्स डिग्री के समकक्ष हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, अध्ययन बोर्ड बोर्ड ऑफ स्टडीज विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रणाली की बुनियादी इकाई है। कथन 2, अध्ययन बोर्ड के उत्तरदायित्वों में विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यक्रमों की नियोजना, समन्वय और समीक्षा शामिल है। तो दोस्तों हमारा कथन 1 है, आपको पता है कथन 1 और 2 सही हैं, ये ऑप्शन हमारे सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं कि सही उत्तर हमारा क्या है। कथन 1 सही है क्योंकि अध्ययन बोर्ड बोर्ड ऑफ स्टडीज किसी भी उच्च शैक्षिक संस्थान का मूल घटक होता है। कथन 2 गलत है क्योंकि इसका उत्तरदायित्व भिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री तैयार करना, समय समय पर सामग्री की समीक्षा करना और अपघटन करना, इसी के साथ बोर्ड इसे पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने या निरस्त करने का कार्य भी सौंपता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आपका गद्यांश आ गया। मैंने आपसे कहा था हर यूनिट से 5 प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप ये फालतू की अफवाहों और बातों में पढ़ रहे हो ना दोस्तों, मैं ये बात मानता हूँ कि मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कंटेंट को मैं प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए आप इस कंटेंट को पढ़ लेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और जो आप ये अफवाह पढ़ते हैं इस यूनिट से उस यूनिट से ज़्यादा पे, सब गलत हैं, इस टोटली रॉन्ग, और लोग से व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके तो देखिए, मानव क्रियाकलापों के चलते पक्षी एक गंभीर संकटापन तनाव से आग्रस्त है तथा उनमें अधिकांश अपने अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। ये खतरे अनेक रूपों में उभर रहे हैं, जैसे आवासीय क्षरण एवं पारिस्थितिकी में विद्रूपता, कृषि एवं औद्योगिक क्रियाएं तथा कीटनाशकों की बहुलता के मुद्दे, मल रसाव, शहरीकरण तथा कुछ हद तक आखेट एवं पालतू जीव। पैराग्राफ को दोस्तों मैं आपके लिए धीरे धीरे से स्क्रॉल कर देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्य की जो व्याख्या है वहां उतना पैराग्राफ दिया गया होगा तो हम वहां से समझ लेंगे, लेकिन आप पैराग्राफ को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों तो यहाँ से 6 प्रश्न हैं, हम देखते 5 प्रश्न हैं दोस्तों, माफ़ करिएगा, 46 से 50। पारिस्थितिकी में पक्षियों का अस्तित्व किस कारण खतरे में है? प्राकृतिक के साथ संघर्ष के कारण, जनसंख्या वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चिंता के कारण और विकास संबंधी क्रियाकलापों की तेज गति के कारण। तो दोस्तों जो डी उत्तर है वो आपका सही है, विकास संबंधी क्रियाकलापों की तेज गति के कारण। अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था उसमें मुझे ये आंसर मिल गया था, इसलिए मैंने आपको ये आंसर बता दिया। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानवीय क्रियाकलाप तथा विकासात्मक क्रियाकलाप में जहाँ पर्यावरण को प्रदूषित किया गया वहीं इसके दुष्परिणामों ने संपूर्ण मानवता को प्रभावित किया है। ठीक है दोस्तों, अधिकांश प्रजातियों किस श्रेणी में आ गई हैं? अति संकटापन श्रेणी में, कम चिंता की श्रेणी में। यह भी दोस्तों मैंने अभी पढ़ा था, इसका जो सही उत्तर होगा वो है अति संकटापन श्रेणी में। देखिए दोस्तों मैंने सिर्फ 5 लाइनें पढ़ी, 2 उत्तर मुझे वहां मिल गए थे। सामान्य चिंता की श्रेणी में, मनुष्य के अस्तित्व के लिए उपयोगी की श्रेणी में, जिसके कारण प्रजातियां आज लुप्त हो रही हैं, जिससे पर्यावरण विविधता पर गंभीर संकट। IUCN द्वारा इन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है। कुछ अद्वितीय प्रजातियों के पक्षियों की संख्या किन स्थानों पर तेजी से कम हो रही है? आइए देखते हैं दोस्तों। पूरे देश में, देश के कुछ संवेदनशील जैसे विविधता वाले क्षेत्रों में, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में और तराई क्षेत्रों में। इस प्रश्न का विकल्प आयोग द्वारा B तथा C दोनों माना गया है। तो देश के कुछ संवेदनशील जैसे विविधता वाले, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, दोनों सही माना गया है। तो अगर आप B या C में से कोई भी लगा के आते तो आपका सही होता है। जैसे कि गद्यांश में कहा गया है, कुछ भौगोलिक अनुक्षेत्र ऐसी प्रजातियों के लिए सापेक्षत अधिक खतरनाक है। जैसे पश्चिमी और पूर्वी घाटों में जो प्रजातियां पाई जाती हैं वे द्रुत रूप में विनष्ट हो रही हैं। इन चिंताओं को देखते हुए निम्नांकित में से क्या एक सकारात्मक संकेत है? घास के मैदानों में पक्षियों का प्रवास, बेहतरी के लिए जलवायु परिवर्तन, संरक्षणात्मक निवास स्थलों में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अस्तित्व की स्थिरता। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अस्तित्व की स्थिरता।
यह कथन गौरैया पक्षी के विषय में बतलाता है, जो कि सकारात्मक कहा जाएगा। गद्यांश में कहा गया है कि इन शोचनीय चिंताजनक समाचारों के मत गौरैया प्रजाति के पक्षियों के बारे में एक अच्छी खबर यह है कि ये एक समय में शहरों में विलुप्त हो गई थी, अब ये अन्य अनुक्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। उपयुक्त गद्यांश से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य प्रकृति में हेरफेर कर रहा है। पक्षियों को विलुप्त होने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों पर गंभीरता से विचार करने का समय है। और दोस्तों, पृथ्वी पर सभी जीव वैविध्य एक दूसरे पर निर्भर है। लचीला स्थितियों में पक्षियों के भविष्य में सुधार नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन तो लगता है कॉमन है, तो ये जो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा वो ये होगा, पृथ्वी पर सभी जीवन वैविध्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर आपको पता है चूहा मर जाएगा तो भी हमारी प्रजाति खतरे में, सब एक दूसरे से ही रिलेशन में है, एक दूसरे के ही सहारे जी रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सी उत्तर है वो सही है। प्रजाति विविधता काफी व्यापक विचार को प्रदर्शित करती है, जहाँ विविधता सह अस्तित्व को स्वीकारती है। संसाधनों का अतिदोहन या अंध विकास यह हमारे अस्तित्व के लिए सबसे सुभेद कारण है। हमें संपोषणीय विकास को आगे बढ़ाकर सभी जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, माफ़ करिएगा, जो ये बीच में साउंड आई उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। इसको अचानक ये आ जाती है, रोक नहीं सकते। हाँ, मैं प्रयास करूँगा आगे से ना आए। यहाँ पे दोस्तों आपका ये सेट कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगला PYQ सेट आपको एक दिन में मैं 3 करा रहा हूँ, तो आप 6 तारीख तक ये सोचिए, मैं कल से 5 करा दूँगा, ताकि आपके जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। बस आप सारी वीडियो जाके देखिए ताकि आप जल्दी से जल्दी लाभ उठा सकें। और दोस्तों, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।